आ जाओ भाई, आपका स्वागत है। आज हम CGHS न्यू दिल्ली इसके पेपर का जो डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो CGHS न्यू दिल्ली का पेपर है, इसका जो फार्मेसी सेक्शन है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं और आपसे क्वेश्चन किया है का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड, कि इनमें से कौन सा लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ए। और लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड के अंदर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन आती हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं और ल्यूकोट्राइन जो है ये आती हैं। और ये जो लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड हैं, इन तीनों को, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन, इनको हम क्या बोलते हैं, इकोसिनोइड, इकोसिनोइड्स। तो इनको कलेक्टिवली इकोसिनोइड जो है वो भी बोलते हैं। ये आपका आंसर 1 हिस्टामाइन, ये क्या है, अमाइन डिराइव होता है, लिपिड डिराइव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोग्लाइकन, इसको हीट्रोग्लाइकन बोल सकते हैं या इसको हीट्रोपोलीसैकेराइड बोल सकते हैं। तो इसका आंसर 3 है। तो हीट्रोग्लाइकन या हीट्रोपोलीसैकेराइड में हाई एलुरोनिक एसिड भी होता है। और एक नाम आप और याद करना चाहें तो इसमें क्या है, हिपेरिन जो है ये भी आता है। तो हिपेरिन और हाई एलुरोनिक एसिड ये हीट्रोग्लाइकन या हीट्रोपोलीसैकेराइड होते हैं। आंसर 3 है। साथ ही आप ये भी याद रखें, बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च और ये सेल्लोज, ये तीनों इसके अंदर क्या हैं, इनको बोलते हैं होमोपोलीसैकेराइड बोल दीजिए या होमोग्लाइकन, या तो होमोपोलीसैकेराइड या होमोग्लाइकन। इसमें ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का पॉलीमर, स्टार्च और सेल्लोज आते हैं। और हीट्रोग्लाइकन जो कि क्वेश्चन है, इसमें हाई एलुरोनिक एसिड और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्या, हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, इजी क्वेश्चन है। तो कई बार देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझें कि क्वेश्चन हार्ड है, उसको आराम से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नाम है, इन विच ड्रग इज डिपॉजिटेड इन टिश्यू, जिसमें ड्रग को टिश्यूज़ में डिपॉजिट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, विच इज़ रिचली सप्लाई बाय द नर्व, जिनमें नर्व की ज़्यादा सप्लाई होती है, और लेस वास्कुलर, और ब्लड की सप्लाई क्या है, कम होती है। यानी पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि उस रूट का नाम बताइए जिसमें ड्रग को स्किन के नीचे और ऐसे टिश्यूज़ के अंदर इंजेक्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं जहां नर्व की सप्लाई ज़्यादा और लेस वास्कुलर, ब्लड की सप्लाई कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3rd सबक्यूटेनियस, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस रूट होता है उसमें ड्रग को स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं जहां नर्व की सप्लाई ज़्यादा और ब्लड सप्लाई क्या है, कम होती है। और इस रूट से ड्रग को तभी हम काम में लेते हैं जब आपको एक्शन कैसा चाहिए, स्लो, धीरे एक्शन चाहिए और धीरे धीरे एक्शन चलता रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेन्ड। तो यदि आपको स्लो और सस्टेन्ड एक्शन रिक्वायर्ड है तो ऐसे केस में हम सबक्यूटेनियस रूट जो है इसको काम में लेंगे। अब क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। इस क्वेश्चन में आपसे किया है क्वेश्चन कि द ग्रुप ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम का वो ग्रुप विच हाइड्रोलाइज एस्टर, जो एस्टर को हाइड्रोलाइज करता है। याद रखना जो एस्टर ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलाइज एस्टर और पेप्टाइड ग्रुप प्रोटीन में मिलता है, इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके पॉलीसैकेराइड में होता है। तो ये कह रहा है कि
उस एंजाइम का नाम बताइए जो हाइड्रोलाइज करता है एस्टर को, पेप्टाइड को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को बाय एडिशन ऑफ वाटर एंड देन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज। तो आपको याद रखना हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा और उसके बाद कोई भी केमिकल है उसके कम से कम 2 टुकड़े होंगे, 2 पार्ट में टूटेगा। तो ये एंजाइम कौन है? ये तो सिंपल क्वेश्चन देखो, हाइड्रोलिस जो हाइड्रोलिसिस करेगा। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोलिस ये हाइड्रोलिसिस करेगा और हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ के यदि वो सब्सटेंस 2 पार्ट में टूट जाए तो इसका मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। और हाइड्रोलिसिस देखो एस्टर का होता है। ये कुछ और याद करने वाली बातें हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रोटीन में होता है उसका होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट में होते हैं उनका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, यानी कौन सा डायूरेटिक पोटेशियम स्पेरिंग है। पोटेशियम स्पेरिंग का मतलब ये है कि आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या है, बढ़ाएगा। क्योंकि कुछ डायूरेटिक जिसमें लूप और थायाजाइड आते हैं वो आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या है, कम करते हैं और ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो डायूरेटिक जो लूप और थायाजाइड जो पोटेशियम लेवल कम करते हैं उनके साथ पोटेशियम लेवल कम ना हो, इसलिए उनके साथ में हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जो पोटेशियम का यूरिन में एक्सक्रीशन कम करेंगे और ब्लड में बढ़ाएंगे, उनको काम में लेंगे। और यहाँ आंसर है इसका स्पायरोनोलैक्टोन। और इसको आप याद भी कर लेना किस तरह से कि या तो आप ये याद रखें SAT, ये S से मेरा मतलब है स्पायरोनोलैक्टोन, A से एमिलोराइड, T से ट्रायमटीरोन। ये पोटेशियम स्पेरिंग है। और भी ड्रग हैं जिसमें स्पायरोनोलैक्टोन जो है इसमें स्टीरॉयडल क्या है, रिंग होती है। इसी तरह से इसमें एक नई ड्रग है इप्लीरिनोन। तो कई बार ये दे दिया इप्लीरिनोन, तो इप्लीरिनोन ये लास्ट में NONE। तो इप्लीरिनोन, स्पायरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड, ट्रायमटीरोन ये क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग है। इसमें स्पायरोनोलैक्टोन के अंदर और इप्लीरिनोन के अंदर इनमें स्टीरॉयडल क्या है, रिंग होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसमें क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग CNS डिप्रेसेंट बारबिचुरेट इज लॉन्ग एक्टिंग, यानी लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट कौन सा है। तो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है बारबीटोन। ये लॉन्गर एक्टिंग बारबिचुरेट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये फार्माकोलॉजी बारबिचुरेट के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। उसके बाद में ये आपका DSBM का क्वेश्चन है। देखो इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का मतलब मान लीजिए आपके पास पैसा है। द फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब यदि आपके पास में पैसा है, फाइनेंस है और आप फिक्स कैपिटल के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो ये कह रहा कि इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से किस चीज़ के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। तो आपको पता है फिक्स कैपिटल में कौन आता है। तो फिक्स कैपिटल में आता है जैसे बिल्डिंग होती है, कोई भी किसी फैक्ट्री की, बिजनेस की जो बिल्डिंग है, जो लैंड ज़मीन है, उसे मशीन है, फर्नीचर है, ये सब क्या है, इक्विपमेंट है, ये फिक्स कैपिटल के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये कह रहा कि इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यदि हमारे पास पैसा है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप फिक्स कैपिटल पे खर्च करना चाहते हैं तो देखो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं आपको बता रहा हूँ लैंड ज़मीन, और ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग, इसके बाद उसके अंदर इक्विपमेंट है, मशीन है, प्लांट है, ये सब फिक्स कैपिटल का हिस्सा होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कितना इजी। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा है, तो ये आपका आंसर हुआ ए, ये एसिटिक एसिड CH3COH। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम
इज मार्कडली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज है या यूँ कहें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसमें कौन से एंजाइम की एक्टिविटी रिमार्केबली या मार्कली इंक्रीज हो जाती है, किस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो याद करना पड़ेगा, इसको याद रखना, अल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। कुछ दूसरी बातें मैं बता दूं, यदि ये मेरे को ये क्वेश्चन पूछता कि लीवर डिजीज़ सिर्फ लीवर डैमेज की बात करता, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब रुकावट, और रुकावट जो है वो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर ए है। लेकिन ये पूछता सिंपल कि लीवर डिजीज़ के अंदर या लीवर डैमेज होता है किसी भी दवा से, अल्कोहल से, तो उसमें कौन से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर मेरा आंसर ये भी होता और आंसर मेरा ये भी होता, क्योंकि ये क्या है, ये आपका SGPT, इसको हम बोलते हैं SGPT, और ये आपका क्या है SGOT। तो आपको पता है SGPT और SGOT एंजाइम है, और इन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है कब, जब लीवर डैमेज होता किसी ड्रग से या किसी अल्कोहल की वजह से। और नाम है देखो, सीरम ग्लूटामेट पायरेट ट्रांसएमिनेस, और यह है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सेलो एसीटेट ओ से ऑक्सेलो एसीटेट ट्रांसएमिनेस, और जो SGOT है इसका नाम अस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेस है। SGPT है इसका दूसरा नाम, जैसे आपके भी तो कई नाम होते हैं, ऐसे इसको अल्कलाइन एमिनो ट्रांसफरेस बोलते हैं। तो ये जो है इन एंजाइम की एक्टिविटी लीवर डैमेज के अंदर बढ़ती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज़ जिसमें रुकावट है तो इसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, वो अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो है वो है। इसके अलावा ये जो क्रिएटिनिन काइनेस है इसकी एक्टिविटी ये कब इंक्रीज होती है, इस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, यदि मैं इसको यूँ लिखूँ CKMB, तो ये MB तो शॉर्ट में ही रहेगा, लेकिन क्रिएटिनिन काइनेस MB यदि ये एंजाइम होता तो इस एंजाइम की एक्टिविटी MI का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक, उसके अंदर क्रिएटिनिन काइनेस की एक्टिविटी बढ़ती है, मसल डैमेज में भी बढ़ती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव क्या है, वैक्सीन फॉर रोटा वायरस। ये कह रहा है कि रोटा वायरस के लिए जो वैक्सीन काम में लेते हैं, और वो जो वैक्सीन है, और उस वैक्सीन में देखो रोटा वायरस का आर का मतलब रोटा, वी का वायरस, और इसका 1 स्ट्रेन काम में लेते हैं। तो ये RV1 का मतलब रोटा वायरस 1, ये और एक ही स्ट्रेन काम में लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है मोनोवेलेंट, और ये लाइव वैक्सीन होती है। ये कुछ चीज़ें याद करने लायक हैं। इसको किस रूट से लेंगे, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ओरल रूट से इसको लिया जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोटिक ड्रग। तो देखो बड़े बड़े नामों से बिल्कुल भी डरे नहीं, कंफ्यूज नहीं हो। एक तरह से ये कह रहा है एंटी डिप्रेसेंट क्लास की जो ड्रग है विच बिलोंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो एमिनो ऑक्सीडेस इनिबिटर। यदि इसको ये शॉर्ट में भी पूछ लेता तो भी आप आराम से कर सकते थे। ये आपसे पूछ रहा है मोनो एमिनो ऑक्सीडेस इनिबिटर ड्रग कौन सी है जो कि एंटी डिप्रेसेंट साइकोटिक डिसऑर्डर में काम आता है। तो मोनो एमिनो ऑक्सीडेस जो इनिबिटर्स हैं, इन ड्रग को हम काम में लेते हैं एज ए एंटी डिप्रेसेंट। और इन ड्रग के अंदर मैं कुछ नाम, वैसे तो क्लासिफिकेशन आपको बुक में याद करना पड़ेगा किसी फार्माकोलॉजी में, लेकिन ये मैं लिखता हूँ IPT, शॉर्ट में ऐसे IP इंडियन फार्माकोपिया, और ऐसे T। तो ये 3 ड्रग मैंने लिखी हैं। I से ड्रग का नाम है आइसोकार्बोक्साजिड, P से फिनाल्जिन, और T से ट्रिनाइल सिप्रोमाइन। तो यहाँ T वाली ड्रग जो है दी है, तो आंसर इसका क्या है 2 ट्रिनाइल सिप्रोमाइन। दूसरा एक चीज़ मैं जब बात चली है तो आपको याद कराता हूँ, मोनो एमिनो ऑक्सीडेस इनिबिटर है, इन ड्रग के साथ में एक रिएक्शन होती है, और जब भी यदि ये ड्रग आप किसी पेशेंट को देते हैं या पेशेंट लेता है तो उसको डाइट के ऊपर
स्पेशल ध्यान रखना होता है और उसको कौन सी डाइट अवॉइड करनी होती है, तो मैं लिखता हूँ देखो टायरामाइन रिच। तो जो भी पेशेंट है और जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज थेरापी पे होता है उसको टायरामाइन डाइट का मतलब वो खाना जिसमें टायरामाइन का प्रेजेंस होता है, उसको उस पेशेंट को क्या करना होता है, तो मैं लिखता हूँ उसको अवॉइड करना होता है, नहीं खाना होता है। और टायरामाइन रिच डाइट जो है इसमें नॉनवेज आता है, क्या आता है, नॉनवेज आता है, अल्कोहलिक ड्रिंक बियर और वाइन आती हैं, इसके अलावा जो पनीर है जिसको चीज़ बोलते हैं वो आता है। ऐसी डाइट को पेशेंट को अवॉइड करना होता है। और यदि मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के दौरान उसने टायरामाइन डाइट को अवॉइड नहीं किया और यदि उसने चीज़ पनीर खा लिया, अल्कोहलिक ड्रिंक या नॉनवेज खा लिया, तो ऐसे केस में उसका जो टायरामाइन है इसका लेवल बढ़ जाएगा, ये मेटाबोलाइज नहीं होगा क्योंकि उस खाने में टायरामाइन होता है। क्योंकि इस टायरामाइन को ये मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम मेटाबोलाइज करता है और इस एंजाइम को आपने इनहिबिट कर दिया तो टायरामाइन का लेवल बढ़ेगा और इसकी वजह से उस पेशेंट को सीवियर हाइपरटेंशन होगा, सीवियर ब्लड प्रेशर होगा। और इसी रिएक्शंस को हम शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं चीज़ रिएक्शन। तो देखो मैंने कई चीज़ें एक साथ आपको इसमें बता दी हैं। एक तो आप कहेंगे मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या है, ये तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। दूसरा, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के दौरान पेशेंट को कौन सी डाइट अवॉइड करनी है, टायरामाइन डाइट, और वो कौन सी है, उसमें चीज़ आता है, पनीर होता है, नॉनवेज और अल्कोहलिक ड्रिंक आती हैं। और यदि उसने खाया तो क्या होगा, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। और ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो भी सिम्टम्स आएंगे उनको हमने एक ही साथ एक नाम दे दिया, इसको चीज़ रिएक्शन जो है उसको हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चीज़ रिएक्शन कौन सी ड्रग के साथ में होंगी, तो आप बोल सकते हो कि जो माओ इनहिबिटर हैं इनके साथ चीज़ रिएक्शन होंगी यदि पेशेंट ने टायरामाइन डाइट ली तो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है, विच अमंग द पेरीफेरली एक्टिंग। देखो पेरीफेरल एक्टिंग का मतलब ये है कि देखो ये आप खुद हैं, आप ऐसे इमेजिन किया करो, वर्ड को रटे नहीं, ये आप खुद हैं। और इसके अंदर मैं पूछूं कि सेंट्रल क्या है, तो देखो आपका ब्रेन ये, और ये आपकी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो होती है स्पाइनल कोड, ये आपके शरीर के बीचों बीच है, ये तो है सेंट्रल सिस्टम। और इसके अलावा जो आपका जो बॉडी का सिस्टम है, चाहे वो हाथ पैर हो चाहे कुछ भी हो, ये सब क्या है, पेरीफेरल है। तो ये पूछ रहा है अमंग द पेरीफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट एक तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उनको सेंट्रली एक्टिंग बोलेंगे, और जो आपके हाथ पैर की मसल्स को रिलैक्स करें उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ पेरीफेरल एक्टिंग। तो ये बोल रहा है कि among the peripheral acting muscle relaxant which of the following is a depolarizing blocker। तो देखो चारों ही जो ड्रग आपको दी हैं ये चारों ही पेरीफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। और इन सब की मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊं तो देखो इनकी मैकेनिज्म मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझदार हैं, मुझे पता है समझ जाएंगे। तो देखो ये मान लीजिए हमारा कोई नर्व है, नर्व एंडिंग है, और कोई न्यूरॉन का जो एंडिंग है उसमें ऐसे हज़ारों की संख्या में वेसिकल्स होती हैं और इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। और यदि मैं कहूँ ये एक न्यूरॉन है और दूसरी बोलता हूँ ये मान लीजिए मसल है, और यदि ये न्यूरॉन और ये मसल, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ से एसिटाइल कोलिन ये इस वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन।
ये रिलीज़ होगा। और फिर मैं ये लिख देता हूँ एसिटाइल कोलिन के यहाँ मसल्स के ऊपर रिसेप्टर हैं और ये एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी रिलीज होके और एसिटाइल कोलिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब देखो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक तो आप कहेंगे देखो ये आपका क्या है, न्यूरॉन है, और दूसरी तरफ क्या है, ये मसल स्केलेटल मसल, तो इस जगह को क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपसे पूछेगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, तो आपका पहला क्वेश्चन एसिटाइल कोलिन। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर कौन से ये नीचे रिसेप्टर हैं ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनका नाम है NM, क्योंकि देखो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं मस्करेनिक M और निकोटिनिक, तो ये निकोटिनिक टाइप के यानी N और इसके नीचे M है, मसल्स पे होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर N और नीचे की साइड में क्या है, M रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये कह रहा है देखो एसिटाइल कोलिन क्या कर रही है, मसल्स के इन NM रिसेप्टर पे काम करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जबकि हम क्या चाहते हैं, ये पूछ रहा है पेरीफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। आप मसल को रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम एक ऐसी ड्रग देंगे और वो ड्रग क्या करेगी, मान लो ये ड्रग है, ये ड्रग जाके और ये भी इन्हीं रिसेप्टर से बाइंड होगी, जिनके साथ कौन बाइंड है, एसिटाइल कोलिन। और जैसे ही मैं ड्रग दूंगा ये ड्रग इन रिसेप्टर पे बाइंड होगी। अब मुझे बताओ यदि मैं ड्रग देता हूं और वो भी NM रिसेप्टर पे बाइंड होगी तो उसको किससे कंपटीशन करना पड़ रहा है, तो एसिटाइल कोलिन से। तो मैं कहूँगा ये D ड्रग, और यदि ये मसल रिलैक्सेंट है तो ये एसिटाइल कोलिन से कंपटीशन करके और खुद क्या है इन NM रिसेप्टर पे बाइंड होगी और बस बाइंड ही होगी और कुछ नहीं करेगी। और यदि ये बाइंड हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर बाइंड नहीं हो पाएगी और एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर को कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये जो ड्रग है ये क्या हुई, पेरीफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो आप कह सकते हैं कि पेरीफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट क्या करते हैं, तो मैं कहूँगा एसिटाइल कोलिन से कंपटीशन करके और खुद NM रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो ये NM ब्लॉकर होते हैं, तो ये इसको ब्लॉक करेंगे जिससे ये न्यूरॉन और ये मसल इनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है जिसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, वो रुक जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। एक बात होगी। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से देखो ड्रग दी पेनकुरेनियम, पाइपेकुरेनियम, पेनकुरेनियम, पाइपेकुरेनियम, अट्राक्यूरियम। ये जो ड्रग हैं ये प्योरली एंटागोनिस्ट हैं। प्योरली एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि ये एसिटाइल कोलिन से compete करके खुद NM रिसेप्टर पे बाइंड होगी और इसको बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करेंगी, तो मसल एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं पेरीफेरल एक्टिंग ड्रग में जो सुक्सामिथोनियम है, ये ड्रग क्या है, ये एसिटाइल कोलिन के जैसी है। इस सुक्सामिथोनियम को इसको हम सक्सेनाइल कोलिन भी बोलते हैं और शॉर्ट में SCH लिखते हैं। तो यदि ये ड्रग हम देंगे तो ये क्या है, एसिटाइल कोलिन से कंपटीशन करेगी और कंपटीशन करके खुद इन रिसेप्टर बाइंड होगी और बाइंड होने के बाद इन रिसेप्टर को थोड़ा सा एक्टिवेट करेगी। अब थोड़ा सा एक्टिवेट करेगी, आप कंपैरिजन करें कि इन रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन ऑलरेडी बाइंड है और इन रिसेप्टर को फुली एक्टिवेट कर रही है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही ताकत से। लेकिन यदि सक्सेनाइल कोलिन और इसी को बोलते हैं सुक्सामिथोनियम आप देंगे तो ये सक्सेनाइल कोलिन जो है एसिटाइल कोलिन के जैसी है। देखो सक्सेनाइल कोलिन और ये क्या है, एसिटाइल कोलिन, तो ये एक ही जैसी हैं। तो सक्सेनाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन से compete करके और खुद इन रिसेप्टर बाइंड होगी और इनको पार्शियली का मतलब थोड़ा सा एक्टिवेट करेगी। तो इसका मतलब तो आप कहेंगे कि मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बिल्कुल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट होंगी,
फुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या है, एसिटाइल कोलिन मसल्स को 100% मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करती है या 100% एक्शन देती है। यदि मैं सक्सेनाइल कोलिन दूंगा तो ये एसिटाइल कोलिन से compete करके खुद इन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगी और बाइंड होके इनको सिर्फ 50% एक्टिवेट करेगी। तो एक तरह से इसने रिसेप्टर को एक्टिवेट भी किया। कोई रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इस एक्शन को बोलते हैं, या कहीं कोई एक्साइटेशन होता है इसको बोलते हैं डीपोलराइजिंग या डीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन करेगी। लेकिन ये एसिटाइल कोलिन यदि रिसेप्टर को 100% एक्टिवेट करती और मसल को 100% कॉन्ट्रैक्ट करती तो सक्सेनाइल कोलिन सिर्फ 50% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो एक तरह से मसल 50% कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन 50% क्या है, रिलैक्स भी होगी। तो ये मसल रिलैक्सेंट हुआ। तो ये मसल रिलैक्सेंट है। और ये जो मसल रिलैक्सेंट है ये बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पाइपेकुरेनियम, पेनकुरेनियम, अट्राक्यूरियम, देखो नाम भी एक जैसी। ये क्या है, ये नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है, क्योंकि ये ड्रग एसिटाइल कोलिन से compete करके इन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं और इनको बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। जबकि सुक्सामिथोनियम या इसी का नाम है सक्सेनाइल कोलिन, और भी ड्रग हैं तो डेकामिथोनियम। तो सुक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम ये भी मसल रिलैक्सेंट हैं, लेकिन ये ड्रग एसिटाइल कोलिन से compete करके इन रिसेप्टर बाइंड होंगी और इनको 50% एक्टिवेट करेंगी, यानी 50% कॉन्ट्रैक्ट तो 50% रिलैक्स करेंगे। इसलिए ये ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं तो इनको डीपोलराइजेशन एक्शन होता है, तो इनको डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो है वो बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, ए हो गया। और यदि इतना सारा भी नहीं पता तो देखो ये 3 ड्रग एक जैसी, ये ड्रग अलग है। तो सुक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर हैं, और बाकी जो ड्रग है वो क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो है वो होती हैं। अब इसके बाद में, और देखो अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आजकल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का लेवल भी और काफ़ी क्वेश्चन पेपर अच्छे आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये डिप्लोमा है, डिग्री है, सिलेबस होता है और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसलिए आपको सिलेबस तैयार करना होता है, और एग्ज़ाम चाहे किसी इंडिविजुअल स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, ESIC, CGHS कोई भी हो, सिलेबस आता है एग्ज़ाम में। तो फिर देखो, फॉर मैनेजमेंट ऑफ अस्थमेटिक कफ, यानी क्या है, किसी को कफ बन गया है और उसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रहा, यानी उसको अस्थमा जैसा फील हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट ट्रीटमेंट अप्रोच, इनमें से कौन सी राइट ट्रीटमेंट अप्रोच होगी। तो देखो आपको कफ के बारे में आइडिया होना चाहिए और अस्थमा के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है, तो फिर आप इसका आंसर सही समझेंगे, करेंगे। तो देखो ये मैं कहूँ आपकी ट्रेकिया, लेफ्ट राइट ब्रोंकस, और ये आपके लंग्स, और ये ऐसे ब्रोंक्यूल्स और ऐसे आगे स्ट्रक्चर। यदि किसी को कफ बन गया, और चूंकि क्वेश्चन है उससे पता लग रहा है कि प्रोडक्टिव कफ बनेगा, तो किसी को प्रोडक्टिव कफ बना, प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है जिसमें बलगम आता है, कफ बाहर आता है खांसी के साथ में। तो ये कफ जो है ये आपके ट्रेकिया में, इधर लंग्स में यहाँ जम जाता है, और यहाँ ये जम गया तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके लंग्स के अंदर जो अंदर खाली जगह है, जो बाहर से एयर जाती है, वो जगह क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वहाँ कफ जम गया है। और जगह कम होगी तो जितना ऑक्सीजन और एयर आपके ब्लड में पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा, और आपकी बॉडी को डिमांड पूरी करनी है तो क्या होगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे और आपको सांस के साथ आवाज़ आएगी, साउंड आएगी, व्हीजिंग साउंड। जैसे कईयों को कफ होता है तो सांस छोड़ते और लेते वक्त क्या है, ची ची की साउंड आती है, वो आएगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको परमानेंटली अस्थमा है, कफ की वजह से उसको अस्थमा जैसा फील हो रहा है। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिए कौन सी ड्रग लेंगे, तो ऐसे केस में सबसे पहले उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे, और क्या देंगे, बीटा-2 एगोनिस्ट। और बीटा-2 एगोनिस्ट में आप जानते हैं इसमें साल्ब्यूटामोल है, तो साल्ब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होती है, साल्ब्यूटामोल देंगे। इसको टर्ब्यूटिलिन देंगे, ये शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। जबकि और दूसरी ड्रग है, जैसे मैं लिखूं साल्मीट्रोल और ऐसे ही फॉर्मीट्रोल,
साल्मीट्रोल। तो ये साल्मीट्रोल और फॉर्मिटिरोल ये लॉन्गर एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर हैं। लॉन्गर एक्टिंग का मतलब एक बार देंगे तो आपको ओवरनाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साल्मीट्रोल, फॉर्मिटिरोल जैसी ड्रग, साल्ब्यूटामोल, टर्बिट्लिन जैसी ड्रग, ये सब ड्रग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं और ब्रोंकोडायलेशन है। यदि आपके ये ब्रोंकाई डायलेट होगी तो अंदर जगह बन जाएगी सांस के लिए, तो ये ठीक रहेगा। दूसरा, यदि आपकी ब्रोंकाई डायलेट होगी तो खांसी के साथ कफ जो है उसको निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा, वो बाहर भी आ जाएगा। तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आप कहेंगे इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट काम मिलेंगे। अब देखो बाकी ड्रग बता देता हूँ। देखो H2 ब्लॉकर है, इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर ड्रग आती है रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन। ये किस में काम आएंगी? ये तो एसिडिटी और अल्सर का इलाज करेंगी। प्रोटॉन पंप इनिबिटर जिसमें एक ड्रग की बात करें तो आप कहें ओमीप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल। ये ओमीप्राजोल जो है ये ड्रग भी क्या है? अल्सर और एसिडिटी में काम आएंगी। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं। और एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ का यहाँ क्या रोल है? ऐसा कोई विशेष रोल नहीं है। तो उसको अस्थमेटिक कफ है, अस्थमा जैसा फील और कफ हो रहा है, तो उसके लिए सबसे राइट ट्रीटमेंट है बीटा 2 एगोनिस्ट दें। ब्रोंकाई डायलेट होगी, तुरंत से उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्या है ठीक जो है वो हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए एंटीडोट इन एट्रोपिन। यानी ये कह रहा कि एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर एंटीडोट क्या लेंगे। तो देखो आप ये याद रखें कि हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। दोबारा से लिखते हैं तो हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये जो एसिटाइलकोलिन है ये कहाँ काम करता है? इसके दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक M और एक क्या है N। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो पहले आप ये जान लें कि एट्रोपिन क्या करती है। ये तो एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन के इन एक्शन को, मस्करनिक एक्शन को एट्रोपिन क्या करती है? ब्लॉक करती है, इनको रोकेगी। तो एसिटाइलकोलिन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में न्यूरॉन से रिलीज होगा, फिर इसके रिसेप्टर हैं M और N, इन पे काम करेगा। और एट्रोपिन जो है वो इसके M टाइप के जो एक्शन हैं इनको क्या करती है? ब्लॉक करती है। और यदि कह रहा कि एंटीडोट फॉर एट्रोपिन यानी एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर, तो ये एक्शन नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आपकी बॉडी में न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, इस एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम होता है कोलिन एस्टरेस। क्योंकि एसिटाइलकोलिन एक एस्टर होती है, तो कोलिन एस्टरेस एंजाइम इसको नीचे की साइड में मेटाबोलाइज करता है, या यूँ समझ लीजिए इनएक्टिवेट करता है। तो यदि एट्रोपिन ये एक्शन ब्लॉक करेगी तो मैं ये मान लीजिए एट्रोपिन हो गई, और उसने एसिटाइलकोलिन से कंपटीशन करके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो इसके अंदर मैं एंटीडोट क्या दूंगा? मुझे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि एट्रोपिन इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। यदि मैं एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाऊंगा तो एसिटाइलकोलिन जो है वो एट्रोपिन से कंपटीशन करके, और जिसका लेवल ज़्यादा होगा वो काम करेगी। तो मैं एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाऊंगा तो एसिटाइलकोलिन काम करेगी। और इसका लेवल बढ़ाने का एक तरीका है, मैं ये जो एंजाइम है कोलिन एस्ट्रेस, और कई बार इसको एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एंजाइम को इनिबिट करूंगा। और इस एंजाइम को इनिबिट करूंगा, इसको इनिबिट करने वाली एक ही ड्रग फिजोस्टिगमाइन यहाँ है, तो ये ड्रग इसकी पॉइजनिंग के अंदर काम में लेंगे। जैसे ही एंजाइम इनिबिट होगा तो जो एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में रिलीज होती है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा। और जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, इमेजिन करो जहाँ एट्रोपिन बाइंड है वहाँ एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, तो एसिटाइलकोलिन एट्रोपिन को हटा के खुद बाइंड हो जाएगी और एट्रोपिन का एक्शन जो है वो अपोज हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं कि एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर या एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है, तो फिजोस्टिगमाइन होगा। और फिर आज का आखिरी क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर क्या है?
प्रोटीन होते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि एंटीजन बी भी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इस तरह से ब्लड ग्रुप होते हैं। और यदि आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, यानी कोई भी नहीं है। तो ये जो एंटीजन ए और एंटीजन बी ये हमारे आरबीसी में दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। एक है तो ए, दूसरा है तो बी, और नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। और पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना ये एक और प्रोटीन होता है रिसस, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो ये एंटीजन ए और एंटीजन बी जो हैं ये क्या हैं, तो ये ग्लाइको प्रोटीन जो है वो होते हैं। और एंटीजन ए और एंटीजन बी इनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग और हमारे आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप तय होता है। यदि मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें आरबीसी के मेम्ब्रेन में यदि एंटीजन ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एक तो ए बी, और यदि इसमें आरएच प्रोटीन है तो ये हो गया पॉजिटिव, और नहीं होता तो ये क्या हो जाता, नेगेटिव। दूसरा मैंने कहा देखो ये आरबीसी नीचे वाला डायग्राम, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ना तो एंटीजन ए है ना बी है, इसलिए ब्लड ग्रुप हुआ ओ। और यदि इसकी मेम्ब्रेन में आरएच प्रोटीन यदि है तो इसको हम क्या बोलते, ओ पॉजिटिव। और यदि किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है और ना ही आरएच प्रोटीन है तो उसका ब्लड ग्रुप फिर क्या हो जाता, ओ नेगेटिव हो जाता है। तो हमारी कोशिश रही है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से रिलेटेड उनको आपको क्लियर करें। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो नंबर आपके नोट्स के ऊपर आपको दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।